अग्रवाल हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर हरि नारायणाचारी साहब। आप इंदौर के डीआईजी हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके बारे में पहले कुछ बता दूं अपने दर्शकों को कि आप 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। आप क्विज मास्टर रहे हैं, बीएचयू में पढ़ाई की है, सरल सहज और बेदाग चरित्र वाले हैं, देश के टॉप पुलिस ऑफिसरों में आपका शुमार होता है। बिहार के सीवान के रघुनाथपुर छोटा सा गांव है, वहां के रहने वाले हैं। इसके पहले खरगोन के डीआईजी थे। इंदौर में दूसरी पारी है। पहली पारी में आपने इंदौर में गुंडा राज का खात्मा किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गुड बुक में है। और 14 साल की उम्र में सीवान से जो एक मशहूर नवजीवन मेला था, उसका जो क्विज कंपटीशन है वो आपने जीता। बिना कोचिंग स्वाध्याय करके आईपीएस बने। हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपके विषय रहे हैं और पिताजी शिक्षक रहे हैं। इतना कुछ कैसे कर लिया भाई साहब? बहुत सारी चीजें आपने बता दी, मेरे बताने लायक कुछ बचा ही नहीं। और मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने हमारे गांव और बचपन की चीजें भी ढूंढ लाई। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि सही है कि मैं सीवान के एक छोटे से गांव से हूँ, छोटे से कस्बे से हूँ। और मुख्य तौर पर छोटे से कस्बे में कई बार आपके पास बहुत सारी पढ़ाई की और बाकी उस तरह के संसाधन नहीं होते। लेकिन जैसा कि आपने बताया, हमारे पिताजी शिक्षक थे और घर में एक शिक्षा का माहौल था। और ऐसे में जब एक शिक्षा के एक माहौल में होते हैं और इसमें आपको एक माहौल जो प्रेरित करता है, जैसे कि हमारे गांव में एक खास बात है कि हमारा गांव बड़ा छोटा था लेकिन एक पढ़ाई का अच्छा माहौल था। और वहां पे जो गतिविधियां होती थी स्कूल में, उसमें सबसे जो आकर्षक और महत्वपूर्ण गतिविधि होती थी तो क्विज डिबेट जैसे गतिविधियां उन छोटे से गांव में भी सबसे बड़ी वहां के आकर्षण हुआ करते थे। तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी होती थी। छोटी सी तैयारी में आप इन कार्यक्रमों को कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि एक पढ़ाई का जो माहौल घर में होना और गांव में इस तरह के एक प्रतिस्पर्धात्मक जो दौर था, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल होना, वो चीज बड़े हमारे लिए फायदेमंद रही। और उसके कारण एक पढ़ाई में अभिरुचि रही। बाद में मैं सीवान से आने के बाद फिर मैं बीएचयू में आ गया था। बीएचयू में भी मैंने वहां से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और वहां के उस मंच पे मुझे बहुत सारे अलग अलग मंचों पे भाग लेने का मौका मिला। अलग अलग चीजों में उस दौरान में कुछ अखबार और मैगजीन्स में भी लिखने लगा था जो कि प्रकाशित होते थे। तो इसके कारण आप जब एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में रहते हैं, आपका माहौल आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है, तो इसमें धीरे धीरे आपका उत्साह बढ़ता जाता है। और शायद इसी उत्साह बढ़ने के कारण बाद में जब परीक्षाओं के दौर में आए, जब क्योंकि मुख्य तौर पे आप देखेंगे उस दौर में और उस क्षेत्र में जब युवा एक बढ़ता है तो सिविल सर्विस के सामने एक बड़ा एक चुनौती होती है और उसकी एक इच्छा भी होती है, लक्ष्य भी होती है कहीं ना कहीं। तो उस दौर से जब मैं निकला, और ये बात सही है कि मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, ये पूरी तरह से एक जो स्वाध्याय से किया। और उस पढ़ाई की भी खास बात बताना चाहूंगा कि हमारी बड़ी अच्छी टीम थी हमारे बीएचयू में, जो कि लगातार पढ़ाई के बाद खुद हम लोग स्वाध्याय करके उस पर डिस्कशन किया करते थे, उन चीजों पर लगातार चर्चा करते थे। और मुझे लगता है कि किसी भी कोचिंग से ये ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। और जब हम लोगों ने पढ़ा, अलग अलग विचारों को सुना, उस पर कंपटीशन, उस पर डिबेट होता था, तर्क करते थे, तो उन चीजों से हर विषय के बारे में एक धारणा मजबूत बनती गई। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में जब हम लोग बैठना शुरू किए तो ये चीजें काफी मायने रखी और शायद इस कारण से बिना कोचिंग किए सफल रहे। और वर्तमान में जैसा कि आपने जिक्र किया कि मैं अलग अलग जिलों में रहा हूँ, इसके पूर्व में खरगोन में था, लेकिन और भी कई जगहों पे मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं बालाघाट में रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से नक्सल प्रभावित जिला है यहाँ का, वहाँ 2 साल से ज्यादा रहा हूँ। मैं खंडवा में रहा हूँ, जो कि सांप्रदायिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण है। मैं जबलपुर में भी वहां पे रहा हूँ। ग्वालियर है जो कि आपराधिक दृष्टिकोण से वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो कई जगहों पे कार्य करने का मौका मिला है। और वर्तमान में सही है कि मैं अभी चुनौतीपूर्ण दौर में अभी पूरा बीएचयू में मैंने सुना कि आप जो है कौन से हॉस्टल में थे, पहले ये बताइए। बिरला के आसपास तो नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो हॉस्टल बिरला में तो नहीं रहते थे, लेकिन बिरला की जो छाया थी, जब सुबह की जो सूर्योदय होता था तो पहली जो बिल्डिंग की छाया आती थी हमारे ही हॉस्टल पे आती थी। कौन सा था? आचार्य नरेंद्र देव एएनडी हॉस्टल। हाँ, वहाँ पे एएनडी हॉस्टल। बिरला और ब्रोचा में जो लड़के रहते हैं, अगर उनसे बात की जाए तो उनके पास कहानियां बहुत होती हैं, गोला बारूद, बम, तमंचा, कट्टा। क्योंकि हम लिम्बडी में रहे हैं कुछ दिनों के लिए, हम लिम्बडी हॉस्टल में रहे, तो हमको पता है कि वहाँ का माहौल क्या होता था, कैसे होता था। निश्चित तौर पे बीएचयू में
बीएचयू में इतनी संभावना है कि आप जिस क्षेत्र में निकलना चाहते हो आपके उस क्षेत्र में विकसित होने की पर्याप्त संभावना होती है। और उसमें जो माहौल है पूरी तरह से सहयोग कर रहे। तो लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मेरी जो तैयारी थी मुख्य तौर पे बीएचयू के आसपास की थी, क्योंकि बाद में मैं कुछ दिनों के लिए मैं एमए के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों के लिए गया था, लेकिन उसके पूर्व भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने अपनी जो पढ़ाई का जो श्रेय जाता है वो बीएचयू को ही जाता है। और उसमें मुख्य तौर पर मैंने जो पढ़ाई की तैयारी की उसमें हर तरह से हमारे साथ के लोग विभिन्न क्षेत्रों में और जिस क्षेत्र में भी निकले काफी अच्छा किए। तो मुझे लगता है कि वहां पे पूर्वोत्तर जो उत्तर प्रदेश है, पूर्वोत्तर है और जो पश्चिमी बिहार के काफी बड़ी संख्या में जो उधर के छात्र हैं, क्योंकि बहुत ही कम इतनी अच्छी सुविधा और बहुत ही कम फीस के साथ में सिर्फ वहां पे उपलब्ध है उस क्षेत्र में। नहीं, हर तरह का अनुभव है सर, चाहे आप सीएल की बात करें, चाहे वो डब्ल्यूसी के सामने वाला बात करें, चाहे आप लंका गेट की बात करें, पांडेपुर की बात करें, है ना, हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सिखा के जाती है और एक आपको इस तरह के एक माहौल में पैदा करती है कि आप जो बड़े होकर चुनौतियों को देखते हैं तो हर चुनौती से आप बिल्कुल बेखौफ होकर बेधड़क होकर के निकलते हैं, क्योंकि आपको वो परिस्थिति उस तरह से देती है कि आपको मजबूत बना देती है। हाँ। तो मुझे लगता है कि आपका बिल्कुल सही आ, चूंकि आप लिमडी में रहे हुए हैं तो आपको उस पूरे परिवेश की, उस पूरे माहौल की बड़ी अच्छी जानकारी है। जी। ना वो जिमखाना ग्राउंड था, बीएचयू जिमखाना ग्राउंड, तो वहाँ पे बड़ा क्रिकेट विकेट खेलने का बड़ा सौभाग्य मिला। मनोज तिवारी उस वक्त वहीं होते थे, जो अपने नेताजी हैं, सांसद जी, तो साथ में क्रिकेट वगैरह खेलना और वो सब बहुत होता था। खैर चलिए कोरोना पे आते हैं। इंदौर में आप हैं और कोरोना से लड़ाई इस वक्त इंदौर में कैसी चल रही है आपकी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है और अब उसमें सियासत हो रही है, खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मिश्रा जी, ये और ज़्यादा खतरनाक है। मैं इस बारे में अभी वर्तमान जो स्वरूप है उस पर इससे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि अभी इंदौर में जब शुरू में हम लोग जब आए थे, शुरुआती दौर में जब यहाँ पे कोरोना का संक्रमण फैला तब उस समय देश के जो सर्वाधिक 5 जो चुनौतीपूर्ण जिले थे जिसमें कोरोना का संकट था, उसमें इंदौर भी शामिल था। और उसमें शुरू के जो 20 जिले थे उन 20 जिलों में सिर्फ 2 जिलों ने उस स्थिति से इम्प्रूव किया है अपने को, यानी एक इंदौर है और एक जयपुर है जो कि एकदम काफी नीचे आ गए हैं। और यहाँ पे रिकवरी रेट लगभग 64% के आसपास है और डेथ रेट लगभग 1.6 के आसपास है। यानी कि उस दौर से, जबकि शुरुआती दौर में बहुत चुनौती थी और वहां से पूरी एक यात्रा तय करके लगभग पिछले 1.5-2 महीनों की, और इंदौर ने अपने को काफी संभाला है, काफी सुधारा है। और अगर कहें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के लोगों की है, लोगों की एक जो जिजीविषा है, लोग जो करते हैं, तो उसके कारण मुझे लगता है कि ये पूरी चीजें संपन्न हो पाई हैं। यहाँ पे बड़ा एक सख्त लॉकडाउन भी था जिसपे लोगों का काफी सहयोग मिला, काफी इसको सफलता से लागू किया गया। और यहाँ पे जो अब देखेंगे धीरे धीरे जो सारी चीजों में, चाहे अभी जो हॉस्पिटल है उसमें मात्र वेंटिलेटर्स पे अभी पूरे शहर में 4 से 5 लोग ही होंगे वेंटिलेटर की कंडीशन में, बाकी हॉस्पिटल अधिकांश खाली हैं। जबकि हम सुन रहे हैं इस दौर में कि कई शहरों में हॉस्पिटल की दिक्कत है या समस्याएं आ रही हैं, इसमें अभी अधिकांश बड़े हॉस्पिटल खाली है। इसका कारण यह है कि लोगों की जो रिकवरी रेट है, जो ग्रेथ रेट है, वो काफी अच्छी है। और ये निश्चित तौर पर एक शहर ने काफी एक विपरीत परिस्थिति से जाकर के अपने को संभाला है और तेजी से एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी, आपने अपनी पुरानी पोस्टिंग्स की बात की, मुझे जबलपुर में आपका कार्यकाल याद है कि जबलपुर में जब आप पुलिस अधीक्षक थे तब आपने यहाँ नवाचार के रूप में एक विशेष कार्य योजना को अंजाम दिया। इस वजह से जो आत्महत्या करने का जो पूरा एक प्रोसीजर होता था, भारत में नंबर 1 रहे एक व्यक्ति में जबलपुर, और जबलपुर में आत्महत्याओं की बहुत कमी आई। संजीवनी हेल्पलाइन आपका जो प्रोजेक्ट था सुपरहिट है, कई लोग चर्चा करते हैं, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि जब मैंने वो आपकी वो प्रोमो प्लेट वायरल की तो लोगों ने लिखा कि भाई ये आप उनसे जरूर पूछिएगा। तो संजीवनी के बारे में बताइए सर। जी आप सही है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस दौरान हालांकि एक घटना भी हुई थी, लेकिन मैंने जस्ट जब पूरे चीजों को देखा तो मुझे एक चीज काफी चौंकाने वाली लगी कि वहां पर पिछले 4 सालों से सबसे ज्यादा वहां पे सुसाइड हो रहे थे जबलपुर में। तो एक समान तौर पे जो पश्चिमी देश हैं, जो कि जिनका सामाजिक विकास सूचकांक थोड़ा सा बेहतर है, उन जगहों पे इन चीजों को लेकर के बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर से काफी सामाजिक रूप से भी लोगों में जागरूकता है।
लेकिन जब आप कई ऐसे जगहों पे आते हैं जहां तो लोगों में लेकर गंभीरता नहीं है और ये समस्या बढ़ रही है, तो हो सकता है पुलिस की व्यावसायिक चुनौती ना हो, लेकिन अगर सामाजिक चुनौती माने, सामाजिक दायित्व माने, तो निश्चित तौर पे इस तरह की समस्याओं से जूझना, इस तरह की समस्याओं से दूर करना, सचेत करना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। तो हमारी टीम ने एक संजीवनी नाम की हेल्पलाइन शुरू की, जो कि पुलिस की इकाई थी, जिसमें शहर के सारे डॉक्टर्स को जोड़ा गया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें काउंसलिंग करते थे, और इसकी हेल्पलाइन दी गई जो 24 घंटे चलती थी, और बाद में इस हेल्पलाइन का विस्तार ग्वालियर और इंदौर में भी किया गया था। तो इसका सकारात्मक परिणाम रहा कि जो लगभग 6 सालों से लगातार नंबर 1 पे था जबलपुर सुसाइड्स में, अगले 1 सालों के अंदर वो 6ठे स्थान पर आ गया था देश में। यानी कि सुसाइड के रेट्स पे काफी कमी आई थी, कई सौ लोगों की जानें बची थी। और मुझे लगा कि मैं घटना का भी जिक्र करना चाहूंगा, जिसके कारण मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। मैं जब एक वहां पे जबलपुर में पदस्थ था, तो उस दौरान मुझे अचानक एक कॉल आया था, एक रात में 4 बजे के आसपास एक इंस्पेक्टर के वहां के, और वो बड़े परेशान से लगे, और अचानक उन्होंने कहा कि सर अंतिम प्रणाम, और काफी तनाव। मैं भी अचानक चौंका कि आखिर ऐसी क्या घटना हो गई, इस तरह का रिएक्शन। तो उसमें उनका कहना था कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मैं ये अभी सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैंने तत्काल पता किया कि भाई आप कहाँ पे हो, अभी पता चला कि थाने के उसी कैंपस के अपने आवास में है। मैंने तत्काल दूसरे कॉल से थाने पर संपर्क किया, वहां बोला, और इनको मैंने बोला कि हाँ देखिए आप ये जो डिसीजन है इसको आपने लिया है तो ठीक है, मैंने किसी आवेश में आप बहुत ज्यादा उसमें अभिरुचि करके बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिखाया कि वो आवेश में आकर जल्दी से कोई घटना कर दे। मैंने उनकी बहुत सारी चीजें मुझे जो मालूम थी, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, मैंने उन चीजों के बारे में बात करना शुरू किया, लगभग 8-10 मिनट तक बेटे के बारे में और डिप्रेशन की जो भी चीजें जो मुझे पता थी उस समय तक। जब पता करते करते जब वो फोन रखने लगे, तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, बड़ा डिसीजन है, आप सोच समझ के करिए, क्योंकि अगर हम आदमी को बोलते कि ना करो या उसको बहुत ज्यादा हम परसू करने की कोशिश करें, तो रिएक्शन में वो दूसरी तरफ चला जाता है। हाँ। तो ऐसे में हुआ क्या कि जब पूरी तरह से हमने समझाया और 10 मिनट बाद हमने जब रखा फोन, तो उस समय उन्होंने दरवाजा तो खोला, और दरवाजे पे उस समय जो कि थाने के था हमने बता रखा था, 2 लोगों ने उन्हें उसमें पकड़ भी लिया था, लेकिन उनकी मनस्थिति भी बदल गई थी, जो सुसाइड करने की टेंडेंसी थी। और उसी दौरान जैसा मैं जिक्र किया कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जबलपुर नंबर 1 था, तो इन दोनों चीजों ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि अगर हम किसी व्यक्ति को उस पॉइंट पे अगर हम डाइवर्ट कर दें, अगर उसको काउंसलिंग करें, अगर उससे संवाद करें, तो शायद उस मनस्थिति से हम बाहर निकाल सकते हैं। वो घटना को चूंकि काफी उसने गहराई से सोचने पे बाध्य किया मुझे, तो बाद में उसको स्थापित किया गया और इसका बड़ा ही सकारात्मक एक असर रहा, सकारात्मक परिणाम रहा। और मुझे लगता है कि उस समय से अभी तक हजारों लोगों की जान इस संजीवनी जो सेंटर जो यूनिट है जो पुलिस की, इसके माध्यम से की गई है, काफी सफल रही है। जी क्या सर, जो वर्चुअल वर्ल्ड है और जो आज का रियल वर्ल्ड है, उसमें आजकल जो संतुलन है, जो इक्विलिब्रियम है, वो बैठाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम असंतुलन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या जो तमाम चीज़ें हैं, अवसाद है, डिप्रेशन है, या इस तरह की चीज़ें कि हम एकदम आइसोलेशन में चले गए बौद्धिक तौर पे कि अब बस खत्म हो गया, अब जीवन खत्म, क्योंकि हम उस जगह आ गए हैं जो डेड एंड है, इसलिए हम खुद को घात करते हैं, क्या इसके लिए जिम्मेदार है? निश्चित तौर पे जब हम बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चीजों का एक आभासी आकार देने लगते हैं, हाँ। उस तरह के वास्तविक जीवन में और एक निजी जीवन में, धरातल के जीवन में अंतर आता है, हाँ। और कई बार हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि साइबर वर्ल्ड में हो सकता है कि हमारे 10,000 फॉलोअर्स हो, और हो सकता है निजी वर्ल्ड में हमें 10 लोगों से भी ठीक से बात ना होती हो। कई बार हो सकता है निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन की जो महत्वाकांक्षा है, और साइबर जो वर्ल्ड है, अगर हम बोले तो साइबर जीवन हो सकता है हमें बहुत ज्यादा विस्तार, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बना दे, लेकिन आवश्यक है कि हम एक जमीनी धरातल पे रहें, एक चीजों को वास्तविक धरातल पे देखें और उसको एक सकारात्मकता से देखें। जैसा कि एक पिछले दिनों एक मैं वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति वीडियो देखते हुए वो अचानक उसने घर पे पार्टी रखी, और उस पार्टी में उसने बोला कि मैं सबको देना चाहता हूं, क्योंकि लोगों ने आके पूछा कि भाई कारण क्या है, तो उसने गाड़ी दिखाई। वो गाड़ी उसकी मर्सिडीज थी 50 लाख की, और गाड़ी पूरी तरह से टूट गई थी, और वो टूटने के कारण छत में जाते तो लोग बड़े हैरान हुए कि भाई गाड़ी इतनी टूट गई है, तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हुआ और तुम पार्टी दे रहे हो। उसने कहा कि नहीं, ये पूछिए कि इस गाड़ी का ड्राइवर कौन था। इस गाड़ी का ड्राइवर मैं था,
और मैं पूरी तरह से बच गया हूं, और इतनी बड़ी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद भी। तो इसलिए मैं दे रहा हूं कि मैं आपके सामने इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद बच गया हूं। तो चीजों को देखने का नजरिया होता है। एक व्यक्ति दुखित हो सकता है कि हमारी गाड़ी चली गई 50 लाख की, और दूसरा व्यक्ति इस बात में कि उस चीज में जो बेस्ट स्थिति हो सकती थी कि हम बिल्कुल सकुशल बच गए, इसको लेकर खुश हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं आसपास का जो परिवेश है, जो नजरिया है वो देखने का, वो काफी इस हद तक प्रेरित करता है कि हम खुश रहें या दुख रहें, हमारी मेंटल जो स्टेटस है इस चीज के लिए हमें काफी हद तक निर्धारित तय करती है। जी मिश्रा जी, आप खंडवा में थे और एसपी थे, तब आपने धार्मिक उन्माद की कई घटनाओं को रोका, और इसके लिए आपको राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया। ये क्या था, जरा ये बताइए। हम जानते हैं कि हम एक मल्टी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में रहते हैं, जहां अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो इसमें एक बड़ा जरूरी है कि एक साम्य, समाज में एक साम्य रहे, एक संतुलन रहे। उस दौरान अगर हम देखें तो खंडवा में जो थे, तो खंडवा में इस तरह की परिस्थितियां कई बार बनी, लेकिन वहां मुझे लगा कि दोनों समुदायों में एक अच्छा तालमेल है, और जो प्रशासन की भूमिका होती है, जो पुलिस की भूमिका होती है, उस संतुलन को, उस साम्य को बना के रखना, एक काफी निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी ढंग से कार्य करना, और पूरी तरीके से उसमें मैं कहूंगा कि भूमिका पुलिस की, प्रशासन की रेखांकित हुई। और घटनाएं जो बार बार कई तरह की होती थी, वो सारी घटनाएं लगभग बंद रही। तो इस दौरान एक इंदिरा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार होता था, जिसका आपने जिक्र किया, तो उस दौरान जरूर मुझे और मेरी टीम को ये पुरस्कार मिला था। जी, बालाघाट में नक्सलियों को काबू में किया, और जब ग्वालियर में थे तब गुंडों का जो आतंक है वो बड़ा सड़सड़ बोल रहा था लोगों के, उसको आपने निपटा। ठीक है, वो कई सारे शोहदे है ना, और खैर वो चंबल की भूमि है। वो कहते हैं ना कि बुंदेलन की सुनो कहानी, बुंदेलन की बानी में पानी दार इते को, पानी की आग इते के पानी में। तो जो ग्वालियर के आसपास का जो चंबल का इलाका है, वहाँ के लोगों में कई बार वो जो खून है ना, वो ज़्यादा उबाल मारता है। तो जो चाहे दस्यु समस्या हो, चाहे गुंडे हो, इस तरह के लोग वहाँ ज़्यादातर होते हैं। तो आपने जब वहाँ काम किया तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका जो है वो नाम दर्ज हुआ। ये घटना बताइए जरा, कैसा अनुभव था तब का? मुख्य तौर पे जब ग्वालियर में गए, ग्वालियर में भी लोगों में एक बहुत ऊर्जा है, और लोग पूरी तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे लोग साथ में खड़े हो जाते हैं। यह सही है कि अपराधों के मामले में मुख्यतः अगर हम कहें तो जो मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं, जिनका उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, कुछ कुछ अपराधों की जो प्रकृति और प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश के अपराधों से मिलती जुलती है। कई गैंग्स भी होते हैं जो इंटर स्टेट, इंटर बॉर्डर काम करते हैं। तो मुख्यतः ग्वालियर में भी ये चुनौती है, और अपराध वहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है निश्चित तौर पे। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम एक काम करते हैं, सकारात्मक काम करते हैं, तो लोग काफी मतलब आगे सामने आते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ वो अपराधों का नहीं कर सकते, वो तानसेन की भूमि भी है, वो बड़े बड़े कलाकारों की भूमि भी है, और वहाँ पे एक बड़ा अगर आप सकारात्मक कार्य करते हैं तो आपको एक अद्भुत उसमें सबका समर्थन भी रहता है। तो मुख्य ट्रैफिक को लेकर के, ट्रैफिक जैसे कि हमने जिक्र किया कि एक सुसाइड बड़ी समस्या थी, ट्रैफिक भी बड़ी समस्या है, जिसमें देश भर में 1.5 से 2 लाख, कई लाख लोगों की जान चली जाती है। और जब कहते हैं कि जो लम्हों की खता की सदियां सजा पाती हैं, लोगों ने खता की सदियों ने सजा पाई, उस तरह की छोटी सी दुर्घटना, एक पल की लापरवाही पूरे व्यक्ति की जिंदगी पर भारी पड़ती है। तो इसमें जरूरी है कि हम लोगों को जागरूक करें। इसके लिए लोगों को हम प्रेरित करें कि पुलिस उनके 24 घंटे पीछे पड़े रहे, उनको महसूस हो कि हमारी भी जिम्मेदारी है। तो इस चीज को लेकर के एक बड़ा अभियान चलाया गया था, जिसमें इसको लिम्का बुक ने भी कवर किया था, और काफी बड़ी संख्या में, 1 लाख से ज्यादा संख्या में लोगों ने उसमें भागीदारी की थी, जो रिकॉर्ड के अनुसार। तो इसके कारण वो घटना उसमें लिम्का बुक। और जब आप इंदौर में थे तब भी सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई थी, आपने बहुत मेहनत की, और ट्रैफिक में नवाचार अपनाने को लेकर देश भर में आपने बहुत ख्याति हासिल की। इंदौर नंबर 1 बना, भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने भी आपको सम्मानित किया था। ये सब वो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान दिया जाए तो जीवन मरण का प्रश्न बनता है ये। जी हाँ, बिल्कुल आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना को इंगित किया। इंदौर में चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और अगर हम देश में भी जिक्र करें तो यहाँ पे वाहनों की संख्या काफी ज्यादा है। प्रति व्यक्ति अगर हम वाहनों की संख्या देखें तो देश के जो 2-3 सबसे बड़े शहर हैं, उनमें से इंदौर है, और तेजी से जो उभरता हुआ शहर है। तो एक्सीडेंट की संख्या काफी थी। जब ग्वालियर से मैं आया तो निश्चित तौर पे हमारी पूरी टीम ने इस चीज को तय किया कि इस एक्सीडेंट को लेकर के काफी गंभीरता रखी जाएगी। उस समय पूरी तरीके से इस एक्सीडेंट को लेकर के इसमें ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए,
वैसे जगहों पे जहाँ पे बार बार दुर्घटनाएं रिपीट हो रही थी, उन जगहों का एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया कि आखिर दुर्घटनाएं हो रही हैं, आखिर दुर्घटनाओं की वजह क्या है। उस दुर्घटनाओं की वजह को फिर अलग अलग शीर्षों में बांटा गया, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग की कोई गड़बड़ी हो, पुलिस के इन्फोर्समेंट की कोई गड़बड़ी हो, या फिर तत्कालिक तौर पे अगर कुछ सिर्फ हम वहां पे पुलिस की सिर्फ ड्यूटी लगाए या हटाए, या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल कुछ समस्या हो, यानी अलग अलग शीर्षों में रख करके जब उन्होंने किया और उन चीजों को लागू किया गया जो पुलिस का ही हिस्सा था, तो मैं बताना चाहूंगा कि लगभग जो 24% उसमें कमी आई, 48% लगभग जो गंभीर एक्सीडेंट्स थे उसमें कमी आई थी पूरे, क्योंकि पूरे देश में सर्वाधिक कमी थी, जिसके लिए जो आप जिक्र कर रहे थे भूतल परिवहन मंत्रालय ने इस उपलब्धि को रेखांकित किया था और उसमें इंदौर को प्रथम पुरस्कार मिला। जी, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा ह्यूमन इन खाकी, क्योंकि जनरली हम लोग पुलिस को बड़ा बदनाम करते हैं कि देर से पुलिस पहुंची, और हिंदी फिल्मों में भी दिखाते हैं कि जब वारदात हो जाती तब पुलिस पहुंचती है, और हम एज अ पत्रकार भी देखते हैं कि कई जगहों पे हम लोगों को जानबूझ के जो है वो दिखाया जाता है, पुलिस की नाकामी को हम लोगों को बैठ के जो है वो पिन पॉइंट करना पड़ता है। लेकिन आज आपसे बात करके मैं आपको शीर्षक देना चाहता हूं कि ह्यूमन इन खाकी, जितना आप काम कर रहे हैं, तो पहले टाइटल स्वीकार करिए आप, ह्यूमन इन खाकी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मानवीयता की अपेक्षा हर उस व्यक्ति से है जो इस पृथ्वी पे है, उसको अगर मानवीय स्वरूप में देखा जाए और उसके मानवीय गुण हो तो निश्चित तौर पे उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि बाकी चीजें तो हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर मानवीय स्वरूप न माना जाए तो फिर बाकी चीजें फीकी पड़ जाती है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जी, अच्छा, आप बहुत साफगोई से कहते हैं, मैंने आपके कई सारे मातहत कर्मचारियों से बातचीत की, मुझे लगा जब इंटरव्यू करूं तो इंटरव्यू की औपचारिकता ना हो, वो सार्थकता भरे हुए हो, सारगर्भित हो, तो मैंने आपके बहुत सारे मातहत कर्मचारियों से बात की, आपके जो जूनियर IPS ऑफिसर हैं, जो आपके CO रहे हैं, कुछ एक मैंने दरोगांव टियाओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप एक बात बहुत साफगोई से कहते हैं कि भाई जब आप भी अगर नियम तोड़ें, आप भी कभी गलत करें, तो आपको ही पकड़ के रगड़ दो भाई, आपको भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने लोगों से कहते हैं, तो कभी रगड़े गए क्या? जी, तो आवाज आ रही क्या सर? जरा दोबारा फोन जोड़ा जाए भाई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये सवाल, जैसा मैंने कहा कि ह्यूमन इन खाकी, और उसके बाद ये आवाज थोड़ा संबंध विच्छेद हुआ, जरा संबंध स्थापित करिए, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि DIG साहब लोगों से कहते हैं, जो इनके मातहत कर्मचारी हैं, जो इनके जूनियर्स हैं, ये उनको कहते हैं कि अगर कभी नियम कायदे मैं तोड़ूं तो मुझे भी जो है ना बख्शा जाए बिल्कुल। आवाज आ रही क्या मिश्रा जी? जी, दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, दिख रहे हैं आप, है ना, और बहुत सारी बातचीत हम लोग लगातार कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इंदौर में जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं DIG हरिनारायण चारी मिश्रा, ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, और जो नए ऑफिसर्स हैं ये उनको सीखा जा सकता है, उनको सीखना चाहिए ये काम कि कैसे इतनी अधिकार से अच्छा काम किया जा सकता है। तो हरिनारायण चारी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी, आ रही है, बीच में कॉल ड्रॉप। जी, अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि जैसा आप अपने मातहत कर्मचारियों से कहते हैं कि भाई अगर मैं भी नियम तोड़ूं तो मुझे भी छोड़ना नहीं, रगड़ देना, तो एक तो इसके पीछे मंतव्य क्या है, और क्या कभी फंसे हैं आप? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या है कि जब हम ट्रैफिक के नियमों की बात करते हैं, हाँ, तो आम जनता की एक बड़ी समस्या, एक पीड़ा रहती है कि हम तो हेलमेट पहन रहे हैं, नहीं पहनने में पुलिस चालान बनाती है और पुलिस के लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं। हाँ। अगर हम 3 सवारी की बात करते हैं तो हम तो 3 सवारी पे जाते हैं तो पुलिस कार्रवाई कर देती है और पुलिस के लोग सामने से निकल रहे हैं, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक टीस रहती है। तो मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर है कि पुलिस अगर उनका खुद अनुसरण करे, खुद सड़क पर इन चीजों का पालन करे, तो बहुत सारी चीजें बिना कहे हो जाती हैं और लोग मानते हैं कि जब पुलिस खुद इसको फॉलो कर रही है इतनी गंभीरता से, तो हमसे तो अपेक्षा करेगी ही। तो मुझे लगता है कि शायद लोगों से बिना कहे हम बहुत बड़ा एक मैसेज देते हैं, और हम किसी भी अगर एजेंसी में है, अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उस बात की गंभीरता खुद ब खुद कम हो जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि उन चीजों का हम फॉलो करें, अनुसरण करें, और इसलिए जो मातहत हैं, जो हमारे लोग हैं, या फिर जिन लोगों के लिए हम नियम लागू करते हैं, जो हमारे उससे जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक सकारात्मक संदेश जाता है, और इसलिए इस चीज की हम हिमायती हैं और हम लोग इसका पालन करना कोशिश रहती है कि इसका अधिक हम पालन करें। जी, इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में अगर कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ पाया हूं और आपको लगता है कि वो बताया जाना जरूरी है, कोई संदेश, कोई अपील, तो आप कर सकते हैं सर।
मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि आपने एक ही बार में इतनी सारी जानकारियां जिस तरीके से निकाल ली, मैं खुद चौंक गया था इंटरव्यू के शुरुआती दौर में। बाकी ये है कि निश्चित तौर पे अभी हम इन चीजों में जिस संक्रमण के जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें हमने कुछ देखे हैं। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हम बिल्कुल जो नियम है, सुरक्षा के नियम, इसी के संदर्भ में बताना चाहूंगा, हम पालन करें। और हम लोगों ने एक प्रयोग भी यहाँ पे किया था जिसके बारे में बताना चाहूंगा, जो अगर एसिम्प्टोमेटिक अगर कोई है, बहुत ज्यादा उसको खतरा नहीं है, तो सामान्य तौर पे अगर हम लोगों ने देखा, कुछ जवानों पर इसका परीक्षण भी किया गया कि अगर हम नॉर्मली जो विटामिन सी से जुड़े हुए जो फल हैं पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, उसका अगर हम प्राणायाम करते हैं, अगर हम प्रतिदिन इन चीजों का नारियल पानी जैसे जो अल्कलाइन फूड्स है उसका ज्यादा सेवन करते हैं, तो 3 से 4 दिनों में कई जवानों को देखा गया कि हम पूरी तरह से इस संक्रमण के दौर से बाहर निकल जा रहे हैं। और मुख्यतः जो एसिम्प्टोमेटिक है, जो कि होम क्वारंटाइन में है, तो इन चीजों को जरूर करना चाहिए। मुझे लगा कि इस दौर में इसकी चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि अभी सबसे बड़ी चुनौती है हम सबके लिए। और इससे जुड़े हुए एक प्रयोग को भी हम लोगों ने किया था, इन चीजों को, फूड हैबिट को यहाँ पे जो संक्रमित सबको दिया गया। मुझे लगता है कि बाकी लोगों से बहुत तेजी से और जल्दी ठीक हुए। तो इसलिए अभी जो वर्तमान चुनौती का दौर है, हम लोग पूरी तरीके से इस पे निकलेंगे, सख्तता से निकलेंगे। और इसमें आवश्यक ये है कि हम जो मुख्य जो आधारभूत जो नियम है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, चाहे बाकी चीजें के साथ साथ हमारे खान पान, फूड हैबिट, अच्छा इम्यून सिस्टम रखना, ये सारी चीजें हमें मालूम है। इसको हम अगर सतर्कता सख्ती से करें तो इस चुनौती के, इस महासमर से हम लोग विजय होकर के निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरिनारायण चारी मिश्रा जी, हिंदी खबर को अपना वक्त देने के लिए। अभी आप अपने दूसरे दफ्तर से भागते हुए कैंप कार्यालय पहुंचे हैं, अब यहाँ से बहुत सारी मीटिंग्स में जाएंगे, लेकिन इसके बीच में आपने हमको ये वक्त दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। और जो काम आप जनहित में जनता के लिए कर रहे हैं, वो जमीनी तौर पे जैसी आपकी भावनाएं हैं उसी अनुरूप पहुंचे, ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।